हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व जानने से पहले हमें राष्ट्रीय शक्ति के बारे में जान लेना चाहिए कि शक्ति क्या है। दूसरों को प्रभावित करके अपनी क्षमता के माध्यम से अपना मनपसंद काम करा लेना ही क्या होता है, शक्ति है। अब यहाँ पर आप इसको इंडिविजुअली ना रख के नेशन के रेफरेंस में रखिए कि जब एक राष्ट्र अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कोई कार्य करा लेता है तो वो क्या है, उसकी राष्ट्रीय शक्ति है। अब राष्ट्रीय शक्ति क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र की योग्यता है, उसकी क्षमता है, जिसके आधार पर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। आप प्रारंभ से ही जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए प्रयास करता है। स्ट्रगल फॉर पावर इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए प्रयास करता है। उसका उद्देश्य होता है कि हमें अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना। तो अपनी योग्यता के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवहार से लोगों, अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करना ही क्या है, राष्ट्रीय शक्ति है। राष्ट्रीय शक्ति में सबसे पहले क्या है कि वो अपने व्यवहार के माध्यम से अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई घटनाएं घटित होती हैं, उससे उन घटनाओं के घटित होने पर हम और राष्ट्रों का व्यवहार के माध्यम से उनका जो मूल्यांकन करते हैं, वही उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति है। राष्ट्रीय शक्ति से मतलब क्या है कि आपकी वो क्षमता जिसमें आप बल के माध्यम से कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों को प्रभावित कर रहा है और अपने हितों की पूर्ति कर रहा है, अपनी मनचाहा उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, वो उसकी राष्ट्रीय शक्ति है। राष्ट्रीय शक्ति एक ऐसा मापदंड है जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर उस राष्ट्र का हम मूल्यांकन करते हुए ये देखते हैं कि वो राष्ट्र कितना शक्तिशाली है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र को शक्तिशाली होना पड़ता है। क्यों? विश्व में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के माध्यम से हर राष्ट्र कार्य करता है। हर राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य होता है अपने राष्ट्र की जनता का कल्याण करना, अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना, अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाना, कि हम जितना अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों से कितना फायदा ले सकते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है, वो ये जो क्षमता है, इसी को हमने नाम दिया है राष्ट्रीय शक्ति। अब राष्ट्रीय शक्ति को जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि शक्ति का क्या अर्थ है। लेना चाहिए कि शक्ति क्या है। मॉर्गेंतो कहते हैं, शक्ति के लिए संघर्ष सर्वव्यापी है। इन वर्ड्स ऑफ मॉर्गेंतो, स्ट्रगल फॉर पावर इज यूनिवर्सल। इसमें उन्होंने ये कहा कि शक्ति के लिए संघर्ष सभी को करना पड़ता है। दूसरों को मीन्स प्रभावित कर सकने की जो कैपेबिलिटी है, वही शक्ति है। स्टूडेंट्स, जब आप अपने किन्हीं कहना चाहिए योग्यता के माध्यम से या अपने गुणों के माध्यम से किसी से अपना मन वांछित काम करा लेते हो, तब वो होता है कि हाँ, हम एक शक्ति संपन्न है कि हमने ये काम करा लिया। तो इसी तरीके से जब कोई राष्ट्र या जब कोई व्यक्ति दूसरे को विचारों को प्रभावित करके अपना कार्य करा लेगा, तो वो शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाता है। अब शक्ति के अर्थ को रॉबर्ट डेल और लासवेल ने शक्ति को प्रभाव के रूप में कहा, और कौटिल्य ने उनको कहा बल के रूप में प्रयोग किया, और मॉर्गेंतो और कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में प्रयोग किया। तो रॉबर्ट डेल, लासवेल या कौटिल्य या मॉर्गेंतो और कैटलिन ने अलग अलग फॉर्म में शक्ति के अर्थ को यूज किया। अब आता है कि शक्ति की परिभाषा फिर एक निर्धारित की गई, जिसमें मैकाइवर कहते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित, नियमित और निर्देशित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। इन वर्ड्स ऑफ मैकाइवर, पावर इज द कैपेसिटी टू सेंट्रलाइज, रेगुलेट और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। मीन्स कि जो व्यक्तियों के व्यवहार है उसको मीन्स केंद्रित करना, कि एक जगह वो सेंट्रलाइज हो, रेगुलराइज हो और उसको जो कहना चाहिए निर्देशित हो,
उसको इन सब को करने की जो कैपेबिलिटी है वही शक्ति है। अब मॉर्गेंथो भी कहते हैं कि राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। इन वर्ड्स ऑफ मॉर्गेंथो, पावर इन पॉलिटिकल कंटेंट मीन्स पावर ऑफ ए मैन ओवर माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि पावर में बी डिफाइंड एज ए रिलेशनशिप between two political actors in that actor A means दो एक्टर हैं जिसमें A और B, तो in that actor A has the ability to control the mind and the actions of actor B, कि A एक्टर B की जो कहना चाहिए कंट्रोल करने की पावर को ही हम कहते हैं कि नियंत्रित करने को ही हम कहते हैं कि ये शक्ति है। तो ये हो गया शक्ति का अर्थ मैकाइवर और मॉर्गेंथो के अनुसार। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय शक्ति, कि पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। नाउ द नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा। सबसे पहले ऑर्गेन्स्की कहते हैं कि शक्ति अपने साध्यों के अनुकूल किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम है। तो चाहे वह कोई भी राष्ट्र हो और कितना भी बड़ा हो और कितना ही पावर धनी हो और कितना ही महान हो, वह शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। मीन्स कि अपने उद्देश्यों के अनुकूल दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपके पास सब कुछ है, साधन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप प्रभावित नहीं कर पा रहे अपनी योग्यता, आपके पास एबिलिटी नहीं है। कितनी बार है हमारे पास सब कुछ है बट हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम उस चीज का कोई यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। तो इन वर्ड्स ऑफ ऑर्गेन्स्की, पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर of others in accordance with its own ends. Unless a nation can do this, she may be large, she may be wealthy, and she may even be great, but she is not powerful. चाहे वो मतलब कितना ही धनी हो, कितना ही कहना चाहिए बड़ा हो, कितना ही महान हो, वो शक्तिशाली नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके अंदर योग्यता ना हो। नेक्स्ट हमारा पेटरफोर्ड लिंकन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल पावर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए स्टेट विच द स्टेट यूजेस फॉर फुलफिलिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स। कि राष्ट्रीय शक्ति एक कॉम्बिनेशन है किसका, योग्यता का और शक्ति का, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना उसको जो कहना चाहिए अपने साधनों को, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ नेशनल पावर। अब राष्ट्रीय शक्ति, एक राष्ट्र शक्तिशाली होता है तो किस किस प्रकार की उसकी शक्ति होती है, तो उसमें है सैनिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर, और ये मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और साइकोलॉजिकल पावर। सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। सैनिक शक्ति, अब राष्ट्र की तीनों प्रकार की शक्तियों में जो होती है सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जल थल नभ सेनाएं आपकी हैं, जब राष्ट्र की सीमाओं पर वो पहरा दे रही हैं तब आप आराम से सुकून से रह सकते हो, आप सुरक्षित हो। तो मतलब जब तक आपके पास सैनिक पावर नहीं होगी, मीन्स मिलिट्री पावर नहीं होगी, तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना। तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उस राष्ट्र के राष्ट्रीय हित का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है। तो इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा सैनिक शक्ति संपन्न होना चाहिए, उसका ये सबसे पहली ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो तभी युद्ध से सुरक्षित हो सकता है, आक्रमण से सुरक्षित हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि या पूर्ति कर सके, अपनी राष्ट्र की कल्याण कर सके, अपने राष्ट्र की रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा कर सके। आर्थिक साधन, आजकल क्या है कि दूसरे के कार्यों, व्यवहारों, नीतियों को प्रभावित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है साधन है।
आर्थिक शक्ति के कारण ही आज प्रेजेंट टाइम में आप देखो अमेरिका है या चाइना है, अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको सुरक्षित रख पा रहे हैं, और उनके पास अमेरिका जैसे राष्ट्र के पास तो पूरा सैनिक शक्ति भी है और आर्थिक शक्ति भी है, इसलिए वो महाशक्ति है। तो मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों रूप से राष्ट्र को शक्तिशाली होना चाहिए, उसके पास पूरे संसाधन होने चाहिए किस प्रकार से वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को पावरफुल बना सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है मनोवैज्ञानिक। इसका अर्थ क्या है कि विचारों की शक्ति का प्रभाव। आज जो प्रेजेंट एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मीन्स कूटनीतिक नीतियों के द्वारा या सांस्कृतिक नीतियों के आदान प्रदान के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, प्रचार के माध्यम से, शैक्षणिक विचारों के माध्यम से, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। और इनके साधन क्या है, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स कितनी उसमें अच्छी झांकियां निकलती हैं हर स्टेट का, हमारे कल्चर का, हमारी पावर्स का, हमारी मिसाइल्स का। तो ये क्या है कि एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डालने की का एक साधन है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि हम इसके माध्यम से अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव डालते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो इस तरीके से जो है हर राष्ट्र अपनी इस शक्ति को भी प्रयोग करता है, और विदेश नीति के निर्णयों में ये एक लोकप्रिय शक्ति के रूप में है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, की राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है। अब यहाँ है कि एक राष्ट्र किस प्रकार से शक्तिशाली बन सकता है। अब उसमें हर तत्व इम्पॉर्टेंट है, हर एक में सामंजस्य, एक तत्व दूसरे के बिना अधूरा है। इसमें भूगोल भी है, राष्ट्रीय संसाधन भी है, जनसंख्या भी है, विचारधारा भी है, नेतृत्व भी है, इकोनॉमिक भी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी है, टेक्नोलॉजी। तो इन सब का होना, इन सब के अगर है तो तभी एक राष्ट्र को हम कहेंगे कि वो शक्तिशाली है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले आता है भूगोल। भूगोल क्या है कि यदि किसी देश की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित है तो वह देश किसी भी अन्य देश के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते करने में उसको जो है एक अच्छा माहौल मिलेगा। अब जैसे कहना चाहिए कि पहले टाइम में रूस जो का बड़ा क्षेत्रफल था तो हिटलर और नेपोलियन की हार का कारण बना। अब भारत है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ हिमालय है। तो और भूगोल में सबसे बड़ी बात है उसका आकार, राष्ट्र का जलवायु, भू आकृति, स्थिति, ये सब प्रभाव डालती हैं किसी को ज्योग्राफिकली पावरफुल बनाने में। नेपोलियन ने तो यहाँ तक भी कहा था, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स ज्योग्राफी। तो कितनी बड़ी बात की कि ज्योग्राफी या भूगोल का बहुत ज्यादा महत्व है किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसमें प्राकृतिक स्रोत हैं, खनिज हैं, ईंधन है, भूमि से निकलने वाले पदार्थ, कोयला कह लो या तेल कह लो, वनस्पति है, धातु आदि आते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत क्या है, किसी भी नेशन की क्या कहना चाहिए, पूंजी है। जितने अच्छे संसाधन होंगे उतना अच्छा वो राष्ट्र पावरफुल होगा, उतना अच्छा उसका जो कहना चाहिए उसके बिजनेस होगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल पावर। नेक्स्ट है जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से अगर आप कहो तो जनसंख्या कैसी होनी चाहिए कि दोनों रूप से महत्वपूर्ण होनी चाहिए, संख्यात्मक भी और गुणात्मक भी। तो अधिक जनसंख्या से या मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये राष्ट्र बहुत शक्तिशाली है। जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, एजुकेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, गुणी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जितनी होगी तो मतलब उसमें एक काम करने की क्वालिटीज भी होनी चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये जो है मतलब शक्तिशाली है। तो जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित नहीं करता। अब ब्रिटेन है जैसे छोटा राष्ट्र, कई वर्षों तक विश्व के कई राष्ट्रों पर शासन करता रहा। तो जनसंख्या उसके गुणों के आधार पर उस राष्ट्र की शक्ति को माना जाता है। तो एजुकेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, जब तभी हम उस राष्ट्र को क्या कहेंगे कि वो राष्ट्र शक्तिशाली है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी मीन्स जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो कहना चाहिए विकसित है, स्वस्थ है और विकास करने वाली होगी, वो राष्ट्र शक्तिशाली बनने योग्य है। आर्थिक तत्व क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री का, कि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो हम हर समस्या का, हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। और आर्थिक तत्व मतलब इकोनॉमिक कंडीशन एंड जो कहना चाहिए इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, दोनों में बहुत ज्यादा संबंध होता है। औद्योगिक क्षमता भी तभी होती है कि तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान है तो उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ेगी। आप ये देख लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में यूएस है या इंग्लैंड है या फ्रांस है या जापान है, ये एक बड़ी शक्ति क्यों बने? क्योंकि इनके अंदर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी कि कच्चे मतलब आना चाहिए कि कच्चे माल की कैसे प्रोसेसिंग होगी, या हम अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरीके से हम नियंत्रित करने की क्षमता रख सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द नेशनल पावर। नेक्स्ट हमारा आता है तकनीक, टेक्नोलॉजी। तकनीक से अभिप्राय है किसी कार्य को अधिक क्षमता पूर्वक करने के लिए नवीन पद्धतियों को प्रयोग में लाना। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब आप ये संचार तकनीकी ज्ञान के रूप में संचार है, औद्योगिक तकनीक है या सैनिक तकनीक है, इन सब का यूज बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप ये देखिए ये टेक्नोलॉजी है कि अब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन हमारी क्लासेस होने लगी हैं, तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है। तो हर तरीके से नई नई टेक्निक्स को यूज करना, उनको प्रयोग में लाना, उसके माध्यम से अपने राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि हर राष्ट्र का आपस में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है कि किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट प्राप्त करूँ। तो जब तक नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक हम किसी भी कहना चाहिए प्रतियोगिता को जीत नहीं सकते। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास नए जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ग्रहण करें। नेक्स्ट हमारा है सैनिक तैयारी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, कि मतलब हमारा जो सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकदम ट्रेंड होना चाहिए, एकदम से तैयार रहना चाहिए। हमारी न्यू वॉर टेक्निक्स होनी चाहिए, एबिलिटी ऑफ मिलिट्री लीडरशिप होनी चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स होना चाहिए। तभी हम अच्छे से तैयार रहेंगे, तभी हम हर कोई भी घटना घटी तो उसके लिए हम तैयार रह सकते हैं कि हमें कोई भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हमें टाइम ना लगे, हम तुरंत अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का मूल बिंदु बन जाती है। विचारधारा क्या है कि समाज के व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं, और विचारधारा यह निर्णय दे देती है कि कौन राष्ट्र किस राष्ट्र के साथ मित्रता या शत्रुता कर सकता है। अब आप सोचिए कि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, कहना चाहिए कि पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट। उस समय भारत इतने समय बाद स्वतंत्र हुआ तो हमने एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई, कूटनिरपेक्षता की नीति। क्यों अपनाई? इसलिए कि हमको ये लगता था कि हम अभी डेवलप नहीं हुए और अभी हमें डेवलप होना है। तो उस प्रकार से हमने एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए अपने आप को विकास के मार्ग की ओर अग्रसर किया। हमारी विचारधारा क्या है? उदारवादी विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जो कहना चाहिए रखते हुए पूरे विश्व को, पूरी धरा को ही एक परिवार के रूप में देखते हैं। तो विचारधारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्र के लिए कि किसी भी राष्ट्र की विचारधारा कैसी है, उससे उसके मूल्यों के बारे में ज्ञात होता है कि उसकी वैल्यूज कैसी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेतृत्व, लीडरशिप। राष्ट्र के संचालन में नेतृत्व महत्वपूर्ण तत्व है। नेताओं के गुण, महानता और जो कुशल नेतृत्व है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रखता है। सबसे पहली बात कि जनता के हित में, राष्ट्र के कल्याण में नीतियों का निर्माण करना। दूसरा कि राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना, राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचना। तो एक अच्छा लीडर ही कर सकता है जो
सब चीजों में अपने राष्ट्र के हितों के बारे में सोचे, राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचे। एक अच्छा लीडर ही अपने राष्ट्र को एक सही मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। तो लीडरशिप बहुत डिपेंड करती है किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, संगठन तथा सरकार की योग्यता। राज्य में पाए जाने वाले जितने भी साधन और मनुष्य का जो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तभी सही प्रकार से प्रयोग हो सकता है जब सही प्रकार से सरकार उनको संगठित करे और उनको सक्षम बनाए और प्रभावशाली बनाए। मीन्स हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम किसी भी कार्य को सही प्रकार से नहीं कर सकते। तो इसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र किसी भी राष्ट्र की शक्ति का जो कहना चाहिए एक रियल मिरर होता है, वास्तविक दर्पण, कि एक राष्ट्र के नागरिक में आपके लिए कितना सम्मान है, कानूनों के प्रति कितनी निष्ठा है, उनमें कितना बलिदान और त्याग की भावनाएं हैं। मतलब वो उस राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती हैं। कि जैसे भारत के लोगों में एक उदारता की बात है, एक आदर्शवाद की बात है, एक हेल्प करने की बात है। तो ये एक हमारे जो कहना चाहिए हमारे राष्ट्र का चरित्र है। तो इसी तरीके से जर्मन के लोगों के लिए कहा जाता है कि वहाँ के लोग अनुशासित और परिश्रम है। जापान अपने लिए अपने मतलब राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है। तो मतलब हर मतलब जो ब्रिटेन के लोग एक अच्छी नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय चरित्र क्या है कि राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। फिर है आपका नेशनल मोरल, कि राष्ट्रीय मनोबल, शांति तथा युद्ध में राष्ट्र अपनी सरकार की जो कहना चाहिए विदेश नीतियों का किस प्रकार से कितने निश्चय के साथ समर्थन करता है, ये डिपेंड करता है। यह राष्ट्र मतलब यह राष्ट्र की सभी क्रियाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या जो कहना चाहिए इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक उत्पादनों से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि जो सैनिक व्यवस्था भी है उनमें भी कूटनीतिक सेवाओं से भी व्याप्त होता है। तो शांति तथा युद्ध में राष्ट्र अपनी सरकार की विदेश नीतियों का किस और कितने निश्चय के साथ समर्थन करता है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट, कूटनीति। डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द नेशन। मॉर्गेंथो के अनुसार कहते हैं कि कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है, जो राष्ट्र के सारे जितने शक्ति स्रोत हैं उनको प्रभावित करता है। कूटनीति ही विदेश नीति के साधनों जो कहना चाहिए मीन्स एंड एंड, साधन और साध्यों और राष्ट्रीय शक्ति के उपलब्ध स्रोतों में एक रूपता लाती है, और मीन्स राष्ट्रीय शक्ति के स्रोतों को कूटनीति से जोड़ती है। और कूटनीति विदेश नीति के लक्ष्य और साधन को प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा साधन है, और जो आपस में साधन और साध्यों में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। तो राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण इन सब तत्वों के द्वारा होता है। इन सब तत्वों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र शक्तिशाली है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक के भाव में दूसरा निष्क्रिय हो जाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में कोई एक तत्व निर्णायक नहीं है, बल्कि इन सब तत्वों से मिलकर कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। Thank you. Stay healthy and stay safe.